हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं यानी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया लेक्चर आज शुरू करेंगे, ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऊष्मा मतलब हीट। तो हीट वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अब देखो, सामान्यतः ऊष्मा के लिए एक अन्य मात्रक क्या? कैलोरी प्रयोग में लाया जाता है। कैलोरी भी प्रयोग में लाया जाता है। ताप क्या होता है? अगला टॉपिक है ताप। ऊष्मा समझ गए, अब ताप देखते हैं। वह ऊष्मीय अवस्था जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है, मतलब किस दिशा में ऊष्मा प्रवाह हो रही है, उसे ताप कहते हैं। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में इन स्थानांतरित होती है। ठीक है जी। ताप मापन क्या है जी? ताप की तापमापी की ताप ताप की माप तापमापी से की जाती है। तापमापी से ताप की माप की जाती है, मतलब टेम्परेचर की माप, है ना। विभिन्न तापमापियों के पैमाने निम्नलिखित हैं। देखो कौन कौन से। सबसे पहले है सेल्सियस पैमाना। क्या होता है? ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना, केल्विन में क्या हो जाता है ये? बर्फ का गलनांक 273 केल्विन और जल का क्वथनांक 373 केल्विन हो जाता है। यानी स्पष्ट है, ये सेल्सियस पैमाने में अगर 273 जोड़ दें तो ये मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। यानी के इजिकल टू कैल्विन इजिकल टू होता है सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, ये था। फ़ारेनहाइट पैमाना देख लेते हैं। बर्फ़ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, है ना। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ़ का गलनांक और जल का क्वथनांक कितने पर? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अब 32 से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को बांट लो 100 में, तो ये सेल्सियस का मान निकल जाएगा। अब देखो, इसे निकालने के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के संबंध को कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो देखो, ये सेल्सियस अपॉन 5, सेल्सियस डिवाइड बाई 5 इजिकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये C/5 यानी सेल्सियस को 5 से भाग दे दो और उसके बराबर क्या आ जाएगा? फ़ारेनहाइट से 32 घटा दो और 9 से भाग दे दो। ये इसका संबंध आ गया। ठीक है, याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। ताप परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं? ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, जबकि ताप घटाकर गैस को द्रव, उल्टा हो जाएगा, गैस को द्रव अवस्था में और द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ताप के प्रभाव होते हैं। अब गलन क्या होता है? यह गलन समझ लो। वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इसे गलन कहते हैं। वह तरीका जिससे किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, उसको ताप देते हैं, तो वो क्या है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, उसको गलन कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है वायुमंडलीय दाब पर द्रव पदार्थ में परिवर्तित होता है, पदार्थ का गलनांक होता है। समझ गए? वह पदार्थ जिस पर जो है ठोस पदार्थ गलने लगता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? उसका गलनांक बोलते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ पिघलकर जल बनती है, इसलिए बर्फ का गलनांक कितना हो गया? 0 डिग्री। ठोस यानी बर्फ बन गया, बर्फ जो है जल बन जाएगा, तो क्या है? 0 डिग्री बर्फ का गलनांक हो गया। भिन्न भिन्न ठोसों के भिन्न भिन्न गलनांक होते हैं। ठीक, जैसे अब देखो, इसका बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री, अभी पढ़ लिया हम लोग। मोम का गलनांक कितना होता है? मोम का होता है 63 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, 63। वहीं लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तगड़ा है। अच्छा, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों यानी परमाणु और अणुओं जो होते हैं, कण बोलते हैं उनको, के बीच आकर्षण बल की माप है। यानी ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। समझ गए? ठोस का गलनांक जितना अधिक, उसके जो है कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक, यानी वो उतना ही ठोस होगा, है ना। तो इसलिए लोहे का देखो गलनांक कितना है? 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यह है इसका मतलब। अब देखते हैं क्वथनांक। वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव तीव्रता से गैस, द्रव तो गैस बन जाए, गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्वथन कहते हैं। क्वथन है वह ताप जिस पर द्रव उबलता है। क्वथन मतलब उबलन, उबलन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है उबलन, उबलना। वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या? द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है, वह क्वथनांक बोलाता है, यानी उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, चलो क्वथनांक समझ में आ गया। कहते हैं अब, हाँ, भिन्न भिन्न द्रवों के भिन्न भिन्न क्वथनांक होते हैं। जैसे एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है भैया? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पारे का
357 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही, याद रखना। जल का 100 और एल्कोहल का 78 और पारे का 357। संघनन या द्रवण, अब देखो मतलब किसी चीज़ ठोस से द्रव बनना, संघनन होना है। शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन या द्रवण कहते हैं। संघनन, क्वथन अथवा वाष्पन तीनों विपरीत प्रक्रम है। देखो जैसे हमारा जो है भाप है, और भाप को कहीं हम किसी सरफेस पे लेते हैं और वो पानी बन जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको संघनन बोलेंगे ना, द्रवण बोलेंगे। अब हिमीकरण देख लेते हैं। शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करना, ये जो है हिमीकरण कहलाता है। हिमीकरण गलन का विपरीत, जो गलता है, गलन मतलब बर्फ़ से पानी बना, और हिमीकरण क्या है, पानी से बर्फ़ बनेगा, तो उल्टे प्रक्रम होगा कि नहीं हुआ। तो गलन जो है इसका हिमीकरण का उल्टा प्रक्रम है, ठीक है, विपरीत प्रक्रम है। इसलिए द्रव का हिमांक वही होता है, द्रव का हिमांक वही होता है जो ठोस रूप का गलनांक होता है। जो ठोस का गलनांक होता है, ठोस का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री, तो द्रव का क्या हिमांक भी 0 डिग्री होगा। मतलब पानी का गलनांक कितना है, 0 डिग्री, तो पानी का हिमांक भी 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, ठीक है, समझ जाओगे ये चीज़ है। अब यह गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, ठीक है, सामान्यतः। हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो उसे पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए दी गई ऊष्मा को उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो, हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो उसके पदार्थ के आकार में जो है पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए, अभी जो अवस्था है उसको परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, जैसे अभी ठोस है तो उसको द्रव बनाना है, द्रव है तो ठोस बनाना है, अवस्था परिवर्तित हुई, तो इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके लिए जो ऊष्मा जरूरत पड़ती है उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। कैसे कैसे? संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। देख लेते हैं। ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठोस को द्रव में परिवर्तित करने तो आवश्यक संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठोस को अगर द्रव में परिवर्तित करना है तो ये क्या होती है, संगलन या गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? इतनी होती है। इंपॉर्टेंट है, 3.10⁵ जूल प्रति किलोग्राम ये होती है। द्रव को वाष्प में, अब दूसरा देखो, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। द्रव को अगर वाष्प में परिवर्तित करना है उसके लिए जो ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसे द्रव की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कितनी होती है ये? तो यह जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, इतनी होती है। पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ अधिक प्रभावी होती है। किसी शीतलन के लिए क्यों? इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ का प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ 3.34 जूल गुप्त ऊष्मा लेता है, और इस कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा होता है। ये ज़्यादा टेक्निकल हो गया, अब दूसरा समझ लो। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो वो गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा उसको चाहिए। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अत्यधिक असहनीय होता है। क्यों? यद्यपि दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फिर भी भाप से ज़्यादा जलन होती है और पानी से कम। इसका कारण यह है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। इसलिए जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है और संघनित होकर जल बनती है तो वह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 जूल प्रति किलोग्राम अधिक ऊष्मा निकालती है। इसलिए इतनी ज़्यादा अधिक ऊष्मा निकालती है, गुप्त ऊष्मा निकालती है। इसलिए उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करने के कारण भाप अधिक असहनीय हमको महसूस होती है, ठीक है, ये समझिए। सीधा सा बात है, भाप में अधिक गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए अधिक असहनीय, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन गर्म करने पर ठोस पदार्थों के सीधे वाष्प बन जाना और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाना, वही है ऊर्ध्वपातन। किस किस में होता है? देखो, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन बॉल जो होती हैं, इन सब में ऊर्ध्वपातन होता है। वाष्पन क्या है जी? इवेपोरेशन। अपने क्वथनांक के नीचे की, देखो, अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है। गीले कपड़े उसमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। पोखरों का जल भी वाष्पीकरण के कारण ही सूख जाता है। तो देखो, मतलब जो क्वथनांक है, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक है, लेकिन उससे पहले ही वाष्पीकरण होने लगे तो इसको वाष्पन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कपड़े
100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की जरूरत नहीं है, पहले 35-40 सेंटीग्रेड ताप होगा ना, उसी पर बढ़िया अच्छा इवेपरेशन होने लगता है, तो इसी को वाष्पन बोलेंगे, इवेपरेशन बोलेंगे। द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है, बढ़ेगी, धूप बढ़ने से बढ़ती है ना, देखे होंगे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। क्वथनांक यानी जल की वाष्पन की दर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होगी, क्वथनांक है ना उसका, ठीक है। इसलिए वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है तो वाष्पन की दर उच्च होती है, मतलब कम आर्द्रता, वायु में ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाष्पन यानी इवेपरेशन ज़्यादा होगा, और अगर अगर ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, आर्द्रता ज़्यादा हो जाएगी, तो वाष्पन कम हो जाएगा, इवेपरेशन कम हो जाएगा। अच्छा, जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है, जबकि वायु की आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन धीमा हो जाता है, बता दिया आपने। हमने आपको भी बताया वाष्पन पे कारण क्या है, वाष्पन के कारण शीतलन। अब देखो उसको उदाहरण देख लो। किसी पात्र में भरा द्रव जल वाष्पित होता है तो उस पात्र के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है, ऊष्मा खोने के कारण पात्र ठंडा हो जाता है, जैसे मटके में रखा पानी। वाष्पन के कारण शीतलन एक अच्छा उदाहरण क्या है, मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना। मिट्टी के घड़ों की दीवारों में बड़ी संख्या में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, होल होते हैं। कुछ जल लगातार इन होलों से घड़ों से बाहर रिसकर वाष्पित होता रहता है, बाहर निकलता रहता है और वाष्पीकृत होते रहता है, ठीक है। वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा मिट्टी के बर्तन तथा शेष जल से प्राप्त करता है। इस प्रकार घड़ों में जो शेष जल रहता है ना, वो ऊष्मा खो देता है और ठंडा हो जाता है, ये कारण है। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर के काफ़ी मात्रा में पसीना निकलता है। सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं, हमारे शरीर से निकलते पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को शीघ्रता यानी शीतलता प्रदान करता है। जब ये वाष्पीकरण होता है पसीने का, तो हमारे शरीर को जो है क्या शीतलन मिलता है, कूल होते हैं हम लोग। पॉलिएस्टर इत्यादि के बने वस्त्र पसीने को अधिक अवशोषित नहीं करते हैं, इससे वे ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से ठंडा करने में असमर्थ होते हैं, हमारे शरीर को ठंडा नहीं कर पाते हैं। अतः ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़ों को वरीयता दी जाती है, हम लोग जानते हैं। अब देखो पंखा का रोल समझ लो वाष्पीकरण में। हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने के वाष्पन की दर को बढ़ाता है, जिससे हमें शीतलता का अनुभव होता है, ठीक है। डेजर्ट कूलर यानी जो कूलर रहते हैं अपने घर में, वो वाले कूलर की बात होती है, शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है। देखो डेजर्ट कूलर गर्म और शुष्क दिनों में अधिक शीतलन देता है। अभी देखो बरसात का मौसम होता है ना, उसमें जो है कूलर अच्छा काम नहीं करता, उसमें उमस देता है, लेकिन गर्मी में बहुत बढ़िया काम करता है ना। शुष्क और गर्म दिन होगा तो अच्छा काम करेगा, क्योंकि गर्म दिन में उच्चतर ताप और जल के वाष्पन की दर को ये बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए और इसमें व्यू बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच। बेहतरीन से बेहतर सब पूरी विज्ञान कंप्लीट कराऊंगा। अभी ये कंप्लीट होते ही आपको इसके पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स के, उसके बाद फिर रसायन विज्ञान कंप्लीट करने के बाद फिर जीव विज्ञान, तीनों को कंप्लीट, ठीक है। बस आप लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ यही मिलेगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बेहतर मिलेगा, टॉप मिलेगा एकदम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।